my YouTube channel Science Vibes. So here I am going to discuss some basic concepts of chemistry which are very important for writing the chemical equations. जैसे आपको पता है chemical equations क्या होते हैं. Chemical equations are the symbolic representation of the chemical reactions. You know कि chemical reactions में जो reactants होते हैं या reactants या product form होते हैं, they are always in the form of elements की form में होंगे या फिर वो compounds होंगे या फिर वो molecules होंगे. तो अगर अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी है तो सबसे पहले हमें सिंबल्स आने चाहिए. अगर आपको सिंबल्स की नॉलेज नहीं है तो आप केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाओगे. तो इस लेक्चर में हमने आज जितने भी एलिमेंट्स हैं या केमिकल फार्मूले हैं इन सभी को डिस्कस करना है. तो सबसे पहले इनको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, देन कंपाउंड्स की डेफिनेशंस क्या हैं. तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तभी आपको इस चीज़ की अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगी. अदरवाइज आपने ये टॉपिक आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में भी किए होंगे, बट अभी फॉर 10th ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वंस अगेन हम इसको रिवाइज करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम केमिकल इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स की डिटेल्स में जाने से पहले हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, हमने बिल्कुल बेसिक से टॉपिक उठाना है. सबसे पहले आप देखो व्हाट इज़ मैटर, कि मैटर क्या होता है. मैटर का मीनिंग है एनीथिंग विच यू सी अराउंड यू. ठीक है, एंड विच इज़ हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. इट मीन्स ये चौक ही है. ठीक है, इफ़ दिस पीस ऑफ चौक इट इज़ हैविंग सम वेट, इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ना, और जब भी आप इसको कहीं पे प्लेस करोगे कुछ ना कुछ ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. तो उस चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसका कुछ मास है, जो कुछ स्पेस कवर कर रही है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मैटर. तो मैटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड, कोई भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. ओके, तो जितने भी आपके अराउंड जो सब्सटेंसेस हैं सभी फिर मैटर की कैटेगरी में ही आ जाते हैं. अगर आप मैटर की फर्दर क्लासिफिकेशन देखो, बेसिकली ब्रॉडली अगर इसको डिवाइड करें तो मैटर को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर इज क्लियर. मैटर को अब फर्दर आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, तो मैटर को अगर आप क्लासीफाई करते हो तो मैटर जो हमारे अराउंड मिलता है वो हम दो मेन कैटेगरीज में रखते हैं. एक तो होता है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं मिक्सचर. ठीक है, तो फर्स्ट इज द प्योर सब्सटेंसेस. को कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं या मैटर ऐसे होते हैं जो हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस का मीनिंग है, जैसे प्योर का मीनिंग है कि विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. कोई भी ऐसा मैटर जिसमें सारे पार्टिकल्स एक ही कैटेगरी के हैं उसको हम प्योर बोलेंगे. ठीक है, दैट इज ए प्योर सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंसेस जो आपके अराउंड मिलते हैं, उन प्योर सब्सटेंसेस में अगर देखें तो उसमें भी दो वैरायटीज़ हैं. कुछ प्योर सब्सटेंसेस ऐसे हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, जिनको हम एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे. जैसे आप अगर देखो प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक कैटेगरी हमारे पास निकल के आती है एलिमेंट्स की, और जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज ऑफ द कंपाउंड्स. अब एलिमेंट्स को देखो तो एलिमेंट्स का मीनिंग है जस्ट लाइक कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन, ये सारे एलिमेंट्स ही हैं. चाहे नाइट्रोजन है, तो ऑल दीज आर द एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स में जो पार्टिकल्स होंगे दे आर ऑफ द सेम टाइप. इसमें एलिमेंट्स की अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझो तो एलिमेंट्स आर द मैटर विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे या एक ही टाइप के एटम इसमें होंगे. मैटर विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. अब ऑन द अदर हैंड साइड अगर आप कंपाउंड्स की कैटेगरी में देखो तो कंपाउंड का एज अ नेम इंडिकेट, वैसे तो कंपाउंड का नेम को पढ़ के पता लग जाता है. ठीक है, कंपाउंड मीन्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन, नो डाउट. तो कंपाउंड का मीनिंग है कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे, बट इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो उसमें सिर्फ एक एटम, एक टाइप का एटम नहीं आएगा. इट विल बी मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम बाय द कम्बिनेशन. उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसकी अगर कंपोजिशन हम देखते हैं तो कंपाउंड के केस में हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आइस लेते हो, इफ दिस इज अ पीस ऑफ आइस, तो आइस इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर का सॉलिड फॉर्म है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O. इट मीन्स कि जो इसमें जितने भी आइस के इस क्यूब में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जितने पार्टिकल्स सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं. अब एक जो इंडिविजुअल एक पार्टिकल को उठाओ तो वो पार्टिकल आगे दो टाइप, इसमें जो फर्दर इसकी कंपोजिशन पे अगर हम फोकस करें तो हर एक पार्टिकल जो आइस का है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन.
कि एक जिस आइस के पार्टिकल में 2 हाइड्रोजन के एटम आ रहे हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम आ रहा है। इट मीन्स कि इसमें अब हमारे पास जो मीन्स कि 2 एलिमेंट्स हैं जो कम्बिनेशन में है। नो डाउट आपके पास जो आइस है तो वो प्योर ही, वो हमने प्योर वाटर से ही बनाई हुई है, बट वाटर इटसेल्फ, जो वाटर है वो इटसेल्फ उसकी कंपोजिशन ही ऐसी है कि उसमें जब भी वाटर फॉर्म होगा उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करेगा, तब ही वो वाटर का एक मॉलिक्यूल बन के निकलेगा। इट मीन्स कि इस टाइप के जो मीन्स की मैटर होते हैं जिसमें मीन्स की इंडिविजुअल पार्टिकल दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन, इसमें क्या आएगा, जो ईच पार्टिकल इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। ओके, तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। इसके जो प्योर सब्सटेंसेस, इसमें से हमारे पास 2 कैटेगरी निकल के आई थी। एक हमने एलिमेंट बोला था, एलिमेंट मीन्स ई फॉर एलिमेंट, ई फॉर केले, एक ही टाइप। आप ऐसे साउंड से भी रिलेट कर सकते हो, ई से एलिमेंट है, ई से एक टाइप, एक ही टाइप के एटम होंगे। और कंपाउंड में मेन क्या है, कंपाउंड में कम्बिनेशन होगा, नेम से पता लग रहा है कंपाउंड, तो इसमें क्या आएगा, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या होगा, इट विल हैव द कम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, 2 अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे जो इसमें कंबाइन करके उसका एक सिंगल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाएंगे। और जब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल जाएंगे तो वो मैटर आइस से फॉर्म हो रही है, हमने आइस का एग्जांपल लिया है। तो वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है। एंड अदरवाइज आप यहाँ पे देखो तो आयरन का सिंबल से Fe होता है, ऑक्सीजन गैस है, ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं, बट उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। बट अगर कंपाउंड्स लेंगे उसमें मीन्स की मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम आएंगे। जैसे एक आपने वाटर लिया, देन वी कैन टेक द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसके नेम को अगर बोलो, कार्बन भी आ गया, डाइऑक्साइड, डाई मीन्स की 2 एटम्स आएंगे, किसके आएंगे, ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन का ये कम्बिनेशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ 1 कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इट मीन्स ये कंबाइंड फॉर्म में हो गया ना। तो जिसमें भी 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स आके कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके वो जो भी हमारे पास बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि उसमें कम्बिनेशन हो रहा है। अदरवाइज अगर आपके पास ये आयरन है, जैसे आयरन लिखा है Fe, ये Fe क्या होता है, सिंबल ऑफ आयरन, या आपने गोल्ड लिखा है AU सिंबल होता है गोल्ड का। तो ये एक ही टाइप के, पर्टिकुलर एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ, तो ये कंपाउंड नहीं होंगे, इनको हम एलिमेंट ही बोलेंगे। तो बेसिकली आपने देखा है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो मैटर का हमने बोला था 2 मीन्स की ब्रॉड जो क्लासेस है 2 है, एक तो प्योर सब्सटेंसेस है, अगर वो प्योर नहीं हुआ तो फिर मिक्सचर होगा। तो सेकेंड कैटेगरी जो होती है दैट इज द मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स की डिटेल हम अब इसमें नहीं ले रहे, क्योंकि मिक्सचर्स क्या है, कि मिक्सचर इवन मोर देन 2 सब्सटेंसेस दे कैन बी मिक्सड इन एनी रेशो। ठीक है, तो मिक्सचर इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल आपको इसकी जर्नल पता होना चाहिए कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस कैसे डिफरेंट है। प्योर सब्सटेंसेस में एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, और जो मिक्सचर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाते हैं। अब हमारा मेन जो टॉपिक आज डिस्कशन का है वो टॉपिक हमारा है कि सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स का तो आपको क्लियर हो गया है एलिमेंट। अब हमने मेन आना है कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। बेसिकली देखा जाए तो देयर आर 118 एलिमेंट, आज तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। बट आपको 10th में इतने ज़्यादा नहीं करने, आपने मेन जो हमारे चैप्टर्स में, और मेन तो आपके 1 से लेके 20 तक हम करेंगे, एटॉमिक नंबर तक। ठीक है, देन इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं उनके हम बीच में कुछ एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो वो जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनको हमने पहले डिस्कस करना है, उनके सिंबल्स एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। जब आपको सबके सिंबल्स आ जाएंगे देन वी विल अगेन स्टार्ट विद दैट केमिकल इक्वेशन। फिर केमिकल इक्वेशन के टॉपिक पे आ जाएंगे, बिकॉज कि अगर आपको जब तक केमिकल इक्वेशंस के लिए सिंबल्स की नॉलेज नहीं है, कंपाउंड का नहीं क्लियर है, तब तक आप केमिकल इक्वेशन भी नहीं लिख पाओगे। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डू इट वेरी केयरफुली। जो हमारा है दैट इज अ सिंबल। सिंबल की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिंबल का मीनिंग है कि इट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और द लैटिन नेम ऑफ दैट एलिमेंट, कि जो भी एलिमेंट आपके पास है उसको इंग्लिश में जो भी उसका नेम रखा गया है या फिर उसको लैटिन लैंग्वेज में जो भी उसका नेम है, उस नेम का आपने या तो फर्स्ट लेटर उठाना है। ठीक है, अगर अकेला फर्स्ट लेटर होगा तो उसको आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। सपोज जैसे हम नाइट्रोजन का लिखिए, नाइट्रोजन। अब एक और एग्जांपल है जैसे नियोन,
तो नियोन का अगर आप सिंबल देखो नियोन, तो इस केस में हमने इसके फर्स्ट 2 लेटर्स उठाए हुए, तो इसका जब सिंबल लिखोगे तो सिंबल में क्या आएगा, कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। अगर इसमें 2 लेटर्स भी आ रहे हैं तो सेकंड वाला लेटर आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द नियोन गैस। इन द सेम वे जैसे आप और भी कैल्शियम है, तो कैल्शियम में आप देखो तो इसका जो सिंबल क्या होता है Ca, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और सेकंड लेटर क्या आएगा, स्मॉल। ये तो हो गया आपके एक पर्टिकुलर डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल की डेफिनेशन हो गई है। अब आपने देखना सिंबल्स से हम नहीं करने एलिमेंट्स के, क्योंकि एलिमेंट एलिमेंट में तो एक ही टाइप के एटम्स आते हैं ना, तो उसके तो चलो एक एक एलिमेंट के एक एक सिंबल ही आएगा। पर जब आप कंपाउंड्स डिस्कस करते हो, कंपाउंड्स में क्या होता है कि कंपाउंड्स में 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आते हैं और वो कंबाइन भी करते हैं। कंबाइन करके उनके फॉर्मूला निकलता है, कि फॉर्मूला का मीनिंग होता है कि उसमें आपने देखना है कि उस केमिकल कंपाउंड को फॉर्मेशन करने के लिए उसमें 2 जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं वो किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं। रेशो का मीनिंग है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कि जैसे आप सपोज कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रही हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, कार्बन का 1 एटम आ रहा है, ऑक्सीजन के 2 एटम आ रहे हैं। तो ये किस बेसिस पे हम इनकी रेशोज रखते हैं, किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं इसका 1 आएगा उसका 2 आएगा। तो ये सारा जो डिटेल है केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड, ये हम इसमें फर्दर टॉपिक जो आएगा केमिकल सिंबल्स लिखने के बाद आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर को स्टडी करोगे, तब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होगी कि ये जो नंबरिंग ऑफ एटम्स हम कैसे डिसाइड करते हैं भी, केमिकल फॉर्मूले में कितने एटम्स आगे कितने के साथ कंबाइन करेंगे और उनके नीचे जो बेस पे नंबर कौन सा आएगा। और कि पहले सिंबल करने से पहले एक चीज़ और आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि नॉर्मली हम बोलते हैं आज तक जैसे 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हुए हैं, तो हर एक एलिमेंट का जो एटम होगा उनको एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सभी को एक अलग अलग एटॉमिक नंबर साइन किया हुआ है। अब आपने देखना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो इसलिए कि सो दैट हम उसको उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का एटम है। तो हर एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो डिफरेंट होता है, सारे एलिमेंट सेम नहीं होते, उनके एटम्स भी सेम नहीं होते। जैसे आप एग्जांपल ही लो कि कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन जो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज अगर आप आयरन लेते हो, सिल्वर लेते हो, गोल्ड है, वो सॉलिड की फॉर्म में है। अगर ये सारे एलिमेंट सेम ही होते तो ये भी तो लाइट इन वेट होनी चाहिए, दैट शुड आल्सो फ्लाई इन एयर। जैसे बाकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये भी तो गैसेस फॉर्म में होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस किस बेसिस पे आते हैं, वो उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आते हैं, उनकी डेंसिटी के बेसिस पे आते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हमने देखने हैं कि उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर के किस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो एटॉमिक नंबर को इसकी डिस्कस करने के लिए या इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसमें पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अब हमने देखना है कि ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, अगर एटम को ये आप मान लो ऑपरेशन करके देखो, ठीक है, ये एटम को ओपन कर दे तो एटम के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, इस चीज़ को हमने देखना है। और जितने 118 एलिमेंट है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पहला एलिमेंट कौन सा है, 118वां नंबर किसको दिया हुआ है, या ना 50th नंबर किसका है, हमने अलग अलग नंबर 20th नंबर किस एलिमेंट को दिए, कि हर एक एलिमेंट को एक सेपरेट एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर साइन किया हुआ है। अब वो जो एटॉमिक नंबर है वो हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया, हमने उस पॉइंट पे अब आना है, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। एटम आपको पता लग गया, एटम का मीनिंग है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट को अगर आप तोड़ते जाओगे तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल निकल के आएगा जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है, जो आराम से अकेला रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एटम। अगर आप एटम का स्ट्रक्चर बनाओ तो एटम के अंदर अगर देखा जाए तो इन केस ऑफ द एटम, इसमें जो हमारा अभी टॉपिक है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला टॉपिक आप लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, बट बिकॉज कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका 10th में दोबारा से रिवाइज हो रहा है, बिकॉज कि सम टाइम क्या होता है कि 9th में आप इतना सीरियसली नहीं करते, ठीक है। कई बार बंदा मीन्स की मिस कर देता है, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए 10th में भी ये रिपीट होना है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ आपको। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है कि एटम के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर का मीनिंग अंदर से कैसे बना हुआ है। अगर आप एटम्स को ओपन करके देखते हैं तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस आता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, जो सेंट्रल पार्ट है, और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होते हैं,
इस वे से देर आर द डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अगर एटम को देखो कि एटम के अंदर हमारे पास 3 तरह के पार्टिकल्स निकल के आते हैं। एक होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यू कैन सी, अगर इसको हम बढ़ाएं, इसमें न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर है तो उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। और इसके बाहर जो शेल्स बने होते हैं, न्यूक्लियस के राउंड सर्कुलर पाथ बने होते हैं, जिसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट शेल्स। एटम के अगर हम अंदर देखें, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, और उसके राउंड सर्कुलर पाथ बने हुए हैं जिनको हम शेल्स बोलते हैं। आपने 9th में पढ़ा हुआ कि इनको शेल्स को हमने नेम दिया हुआ है, के शेल, एल शेल, एम शेल, देन नेक्स्ट इज द एन शेल। इस वे से डिफरेंट के एल एम एन ओ पी, इस वे से अलग अलग शेल्स है। के शेल मीन्स की इट इज़ अ फर्स्ट शेल, इसको इसमें n इज इक्वल टू 1, एन मीन्स की शेल नंबर 1 है। फिर एल शेल नंबर 2 है, देन n इज इक्वल टू 3 शेल नंबर 3 दैट इज m, देन n इज इक्वल टू 4 शेल नंबर 4। इस तरह से अलग अलग शेल्स हैं। अब इन शेल्स की कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है इसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में है, और जो फर्स्ट शेल है इसका रेडियस सबसे कम होता है। अगर रेडियस कम होगा इसमें स्पेस भी कम होगी, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस बाहर की तरफ जाओगे, व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हम बाहर को होते जा रहे हैं, सर्कल बड़ा होता जा रहा है। सर्कल जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसमें स्पेस भी तो बढ़ता जाएगा ना। स्पेस मीन्स कि ज़्यादा स्पेस होगी, ज़्यादा स्पेस होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रखे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट शेल्स। अब जैसे हमने एटॉमिक नंबर का डिस्कस करना है, ठीक है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखने हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। पहले आप देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये तो हमने एटम के अंदर देख लिया, एटम के अंदर इस तरह से क्या है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब आपने देखना है जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल। इसके ऊपर जो चार्ज होता है ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स मीन्स कि इनके ऊपर जो चार्ज है दे आर हैविंग नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इनको n0 भी शो करते हैं, n0 मीन्स कि नो चार्ज, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल। और जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को आप p से शो कर सकते हो, ठीक है। जो सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिकल है उनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। दीज आर द, तो हम कैसे शो करते हैं, p के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, दिस इज द प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप इससे से शो करोगे, p के ऊपर पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट शेल्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है, दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम कैसे शो करेंगे, ई के ऊपर माइनस का साइन शो करेंगे। इस वजह से हमारे पास एटम के अंदर 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमने देखना है कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कि एटॉमिक, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें जितने भी प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल जो कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मीनिंग है जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, मीन्स कि देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। सपोज इसमें जैसे आप हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, कोई भी अगर एलिमेंट हम उठाते हैं उसमें अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है और आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मेंशन किया, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता है, तो जितने भी उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे उतने ही उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इन ए न्यूट्रल पार्टिकल, अगर वो आइसोलेटेड फ्री फॉर्म में है। फ्री फॉर्म का मीनिंग होता है कि जब उसने किसी के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ है, वो अकेला पड़ा हुआ है, न्यूट्रल मतलब कि फ्री फॉर्म में है, अभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया है, तब उसको उस केस में उसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं बिकॉज देयर ऑपोजिटली चार्ज होते हैं। तो इसी कारण जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव होता है, तो वो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल माना जाता है। और इसी को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। सपोज आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जैसे आपके पास पता है एक 1 प्रोटॉन है, ठीक है, और एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसी वजह से अगर आप सोडियम का केस लेते हो, सोडियम सपोज सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ ऑलवेज रिटन एट द लेफ्ट साइड बेस पे लिखा जाता है, ठीक है। इसको बेस पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, जो एटॉमिक मास होता है उसको टॉप पे लिखते हैं। जैसे सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है उसको वो 23 होता है, दैट इज़ रिटन ऑन द टॉप। अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है, एटॉमिक नंबर से तो पता लग गया है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर। बट आपको एटॉमिक मास का भी क्लियर होना चाहिए। अगर हम एटॉमिक मास है किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इट इज़ अ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि किसी भी एलिमेंट में जितने न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं उनको जो सम करके जो फिगर आएगी, जो भी नंबर आएगा वो उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इट इज़ नॉट लाइक दिस कि वो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इक्वली होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इवन ज़्यादा भी होते हैं। इसीलिए जैसे आप इसमें देखते हो सोडियम के केस में देखा जाए तो देयर आर 11 एटॉमिक नंबर है। 11 एटॉमिक नंबर का मीनिंग है इसमें प्रोटॉन भी 11 है और क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है, बट इसका जो मास है वो 23 आ रहा है। इट मीन्स कि एटॉमिक मास में एटॉमिक मास यू नो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की इक्वल है, ठीक है। एटॉमिक मास अगर इसका 23 है, प्रोटॉन तो हमें पता ही 11 है, इट मीन्स कि न्यूट्रॉन विल बी 12। न्यूट्रॉन इक्वल नहीं है, न्यूट्रॉन एक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर आपस में इक्वल होता है, न्यूट्रॉन्स का इक्वल नहीं होता है, वो ज़्यादा हो सकते हैं वो। आई थिंक आपको एटॉमिक नंबर का क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब आप ये चीज़ देखो, अगर आप देयर आर सो मैनी इलेक्ट्रो एलिमेंट्स ना, एलिमेंट्स 118 तक जा रहे हैं, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो काफ़ी ईजी है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, चलो उसको आपने फर्स्ट शेल में रख दिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के पास होते हैं उसको अरेंज भी तो करना पड़ता है ना। जैसे सपोज आपके स्कूल में ही 200 या 5 जितने भी 2000 स्टूडेंट है, तो सारे स्टूडेंट हम एक ही रूम में तो नहीं ना बैठा देते, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट रूम्स। कोई रूम कितना छोटा बड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं कितनी स्ट्रेंथ कौन सी क्लास में बैठेगी। इन द सेम वे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के अंदर उसको भी हमने डिफरेंट शेल्स में डिवाइड करना होता है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं रखे जाते, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके रखता जाए, ठीक है। उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, उनकी शेल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो या अरेंजमेंट करते हो इन अलग KLMN शेल में, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। अभी आपको एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब इसके बाद हम जैसे से इनके एटॉमिक नंबर लिखेंगे, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट लिखते हैं, देन उनके एटॉमिक नंबर मेंशन करके इसके साथ ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी डिस्कस करनी है। बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो मीनिंग आई थिंक आपको पता लग गया होगा। इसका मीनिंग सिर्फ इतना, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट शेल्स। कि न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स को बांटने का प्रोसेस होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि उनकी वैलेंसी क्या है,
जब आपको वैलेंसी की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो वैलेंसीज के बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उनकी केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है, क्योंकि मेन हमारा जो टारगेट है हमने केमिकल फार्मूले बनाने। अब हम इसका सिंबल्स और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक इसका एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या है, इनका जनरल बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंपाउंड्स की क्लैरिटी हो गई, एटॉमिक नंबर की इनके रिगार्डिंग क्लैरिटी हो गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सारा ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, आई होप इस लेक्चर में आपको एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके रिगार्डिंग और कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कमिंग लेक्चर में हमने क्या करना है कि हमने जितने भी एलिमेंट हमने डिस्कस करने 1 से लेकर 20 तक, उनकी कन्फिगरेशन लिखेंगे, उनके वैलेंसीज फाइंड आउट करेंगे, देन उनके केमिकल फॉर्मुलेशन कैसे करनी है उसके ऊपर डिस्कशन होगी, सो दैट कि केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले आपको इन सभी जो बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट आपको सारी बेसिक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, सो दैट आप अच्छे से इसको कर पाओ। दिस वीडियो इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द वैलेंसीज। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल these lectures so that you can get the better understanding of all the concepts. Okay, and do subscribe this channel if you have not done so.